Hello, champions! Welcome to all of you again. Here I am back to clear your doubts. तो क्या करना है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था. उससे पहले साइड स्क्रीन में आप देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली रनिंग है प्लेलिस्ट एंड अपडेटिंग है. तो वहाँ पे जाइए, चेक कीजिए कोई टॉपिक छूट गया है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूट गया है. यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क. ओके चैम्पियंस, तो मैं क्या कह रहा था, जैसे कि बहुत सारे चैम्प्स का क्या हो रहा था, कमेंट्स आ रहे थे कि सर वर्क एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं तो वो आप क्लियर कर दीजिए. मैंने इसलिए छोड़े थे बच्चों क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस थे और वो आपको यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, है ना. तो नो इशू, यहाँ पे मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो मैंने छोड़े हैं, है ना. तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके चैंपियंस, तो क्वेश्चन नंबर एस एन की बुक का ना, एस एन की बुक का कमेंट आ रहा था कि सर एस एन की बुक के आपके क्वेश्चन छूट गए हैं, है ना. तो एस एन की बुक का क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 49, अ बॉय वेइंग 40 kg, एक बॉय है जिसका मास कितना है, वेट. वैसे केजी जो है वो मास होता है, उसने बोला है कि उसका जो वेइंग है, मतलब उसका जो मास है वो 40 kg है. मेक्स अ हाई जंप ऑफ 1.5 मीटर. हाई जंप मतलब मैं हाइट मान लूँ तो 1.5 मीटर का वो हाइट पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. चलिए बताइए, एक बॉय है, यहाँ से ये ग्राउंड से जंप कर रहा है और कहाँ पे जा रहा है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है जो कि कितने हाइट पे है, 1.5 मीटर पे. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है. ट्राई कीजिए. सर नहीं बन रहा था तभी तो कमेंट किए थे, है ना. तो फिर भी ट्राई करो बच्चों. हाइट पे पहुंचने के बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. एट द हाईएस्ट पॉइंट मतलब इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी बच्चों, 0. क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है. तो वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हिज पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. जी की वैल्यू बोल दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है ना, ये गिवन है हमको. अब बताइए इस हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है आपसे कितनी होगी, बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. टेल मी फास्ट. क्या वो भी 0 होगी? कौन कौन कहता है 0 होगी और कौन कौन कहता है नहीं होगी, फटाफट से कमेंट कीजिए. चलिए चैम्प्स फटाफट से कमेंट कीजिए, कौन कौन कहता है 0 होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है बच्चों. हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh. पोटेंशियल एनर्जी, मास कितना गिवन है 40, जी की वैल्यू कितनी गिवन है 10 और हाइट कितनी गिवन है 1.5, है ना. तो 1.5 को 10 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 15 हो जाएगा. 15 4 जा कितना होता है 600 जूल आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. 600 जूल आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. समझ में आया. काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 क्यों ही, वो क्लियर है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते ही वेलोसिटी 0 हो जाती है. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². तो जब ये 0 तो ओवरऑल पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसीलिए मैंने नहीं करवाया था. मैंने सोचा था आप लोग बना लेंगे बट कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज पॉजेस्ड. व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज पॉजेस्ड मतलब आपसे टाइप ऑफ एनर्जी पूछ रहे हैं. टाइप ऑफ एनर्जी कि किस टाइप की एनर्जी लगेगी, किस टाइप की एनर्जी होगी. कंडीशन क्या है, केस क्या है, बाय द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग्स ऑफ अ कैटपल्ट. कैटपल्ट मतलब क्या होता है, गुलेल.
गुलेल, आप लोग गुलेल देखें, गुलेल कैटेपल्ट पता है ना, गुलेल को बोलते हैं बच्चों। तो गुलेल को जब हम खींचते हैं, ऐसे किए हो ना आप लोग, खींच के मारते हैं, आप लोग तो किए ही नहीं होंगे। हम तो सर सिर्फ पबजी और फ्री फायर खेलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खेलते हैं। तो बेटा बाहर जाइए, आउटडोर गेम्स खेलिए, बहुत सारे प्यारे प्यारे गेम्स होते हैं, ठीक है। तो कैटेपल्ट से क्या होता है, जैसे ही हम एम लगाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसके रबर को स्ट्रेच करना पड़ता है। तो जब हम रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वहाँ पे होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। एक तो हाइट तो होता है, जहाँ पे होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो तो क्लियर है। पर पोटेंशियल एनर्जी और भी 10 जगह होती है जहाँ पे स्ट्रेच होता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग फोर्स जहाँ पे लगता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, याद रखना। जैसे एक टॉय कार का मैंने एग्जांपल बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। तो टॉय कार में हम क्या करते हैं, ऐसे चाबी भरते हैं, है ना, चाबी उसमें कंटिन्यूसली की को घुमाते जाते बोलते हैं ना, हम चाबी भरेंगे तो टॉय चलने लगेगा, है ना। तो जैसे ही चाबी पूरी फुल हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, उसकी स्प्रिंग पूरी ऐसे क्लोज टाइट बाउंडेड हो जाती है। फिर जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं चाबी को, तो तुरंत वो चाबी उल्टा घूमने लगती है और वो स्प्रिंग ओपन होने लगती है। तो उसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो टॉय या तो खेलने लगता है, या तो घूमने लगता है, या तो चलने लगता है, जो भी है, जैसे जो भी आपका टॉय होगा, टॉय कार जैसे कार आपकी चलने लगती है, समझ में आया। तो वो स्प्रिंग जो है ओपन होने लगती है, लूज होने लगती है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है। सेकंड केस में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड केस क्या बोला है कि बाय द पीस ऑफ स्टोन, जो स्टोन आपने कैटेपल्ट में होल्ड किया हुआ है, बाय द पीस ऑफ स्टोन विच इज थ्रोन अवे ऑन रिलीजिंग द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग्स ऑफ कैटेपल्ट। जब हम स्टोन जो उसमें होल्ड किया हुआ है स्ट्रेच करके, जब उसको हम रिलीज करेंगे, थ्रो करेंगे, तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी। तो उसमें बच्चों पोटेंशियल एनर्जी रहेगी फर्स्ट, क्योंकि हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, एंड सेकेंड उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, क्योंकि वो मोशन में आ जाएगा। ग्राउंड से एक हाइट पे है स्टोन, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही होगा, और फिर जब वो मोशन करने लगेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 51 तो मैंने करवा दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 52 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन ऑफ मास 50 kg क्लिम्स। एक पर्सन है जिसका मास है 50 kg, वो क्लाइंबिंग कर रहा है, ठीक है। क्लिम्स अ टावर ऑफ, क्लाइंबिंग कर रहा है, टावर पे क्लाइंबिंग कर रहा है। टावर ऑफ हाइट 72 मीटर्स, टावर की हाइट कितनी है, 72 मीटर्स पे चढ़ रहा है वो ऊपर, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क डन फाइंड आउट करने बोला है आपको। चलिए ट्राई कीजिए। टावर पे चढ़ेगा, जब वो टावर पे चढ़ेगा, हाइट पे 72 मीटर पे पहुंच जाएगा, तो उस पर कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी हमने देखा था हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। अब बताइए मुझे एनर्जी जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू द वर्क, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू द वर्क। किसी काम को करने में जितनी एनर्जी हमारे अंदर होती है ना, किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही हम उस काम को कर पाएंगे, है ना। जैसे मुझे क्या करना है, इस बड़े से इस पत्थर को, चट्टान को उठा के उधर से, यहाँ से उठा के उस तरफ लेके जाना है और वहाँ पे रखना है। तो मेरे अंदर जितनी एनर्जी होगी उतनी ही तो मैं काम कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू द वर्क, या फिर सेकंड लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमको मिल गया mgh। m की वैल्यू 50 kg, g की वैल्यू 9.8 एंड h की वैल्यू कितनी है 72। फटाक से इसको इंटू कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। जैसे कि 10 इंटू कर दो, ये 5 इंटू 98 हो जाएगा, 72 हो जाएगा।
उसके बाद 5 2 जा 10, 1 कैरी 5। एक काम करते हैं, इससे कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 9 जा 45 49, 490 इंटू 72, है ना। या फिर इसको अगर आप और इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 50 को आप क्या कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 2 लिख दो, इंटू 9.8 इंटू 72 को डिवाइड कर दो, 36 हो गया, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके तो 980 इंटू 36, अल्टीमेटली आना तो वही है, आंसर वही आएगा। जैसे भी आपका कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 98 और 36 को जल्दी से फटाक से मल्टीप्लाई करके कमेंट कीजिए आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका आएगा आंसर 8 2, है ना, और 35280 इज योर आंसर। लेट मी चेक, क्या आंसर करेक्ट है? 52, हाँ करेक्ट है। 35280 हमारा वर्क डन आ गया, जिसकी यूनिट होती है जूल। तो जूल हमारा वर्क डन आ गया है। क्लियर है? चलिए, कुछ नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेना था। हाइट वाला क्वेश्चन है तो, और उसको वर्क डन के इक्वल कर देना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 53 का सेकंड पार्ट। सर सेकंड पार्ट ही क्यों करवाते हो? क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो बेटा सबका थ्योरी क्वेश्चन है ना। किसी में डेफिनेशन पूछा है वर्क डन की वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। चलिए, how much work is done when a force of 2 Newton moves a body through a distance of 10 centimeter? वर्क डन कितना होगा आपसे पूछ रहे हैं, जबकि फोर्स लगाया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। 2 न्यूटन किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बोल रहा है। डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। यही होता है कि नहीं होता है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन। एस की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10/100 मीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 हो गया, इधर से कैंसिल आउट कर दो। आंसर कितना आ गया? 0.2 जूल। जो वर्क डन है वो कितना हो गया? 0.2 जूल। वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्यों नहीं बनाया बच्चों आप लोगों ने? क्यों नहीं बनाया? मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन करवाया कि नहीं करवाया? मैंने नहीं करवाया, चल फिर भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स। फोर्स है 50 न्यूटन। क्वेश्चन पढ़ते जाना है, गिवन लिखते जाना है। 90% क्वेश्चन, योर 90% क्वेश्चन सॉल्व्ड। समझ में आया? 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। डिस्प्लेसमेंट जो है 4 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो अभी मैंने वर्क डन का फॉर्मूला बताया, लगा दीजिए एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। तो जब स्ट्रेट पाथ में हम चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाता है। ये चीज़ फंडा आपको याद रखना है। ये 4 और ये कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री।
तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है वो पता होना चाहिए आपको। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। मैंने लेक्चर में बताया था 2 2 जा 4 52 जा कितना हो गया 100 जूल इज योर आंसर। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 सेकेंड पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 55 का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। टू बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड्स ऑफ v एंड 2v रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। देखो दो बॉडी है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, दोनों का मास इक्वल है बोला है, तो हम दोनों के मास को हम m एज्यूम कर लेते हैं। अब दोनों की वेलोसिटी जो है वो अलग अलग है, दोनों की वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो अलग अलग है। v1 है v और v2 है 2v, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो दोनों के रेशियो निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी k1 बाय k2, k1 बाय k2 काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। k1 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, k2 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो हाफ m2 v2 स्क्वायर। m1 m2 दोनों इक्वल है, ये देखिए हाफ हाफ कट गया, m1 की जगह पे m, m2 की जगह पे भी m इंटू v1 कितना दिया हुआ है v, तो v स्क्वायर हो जाएगा, और v2 कितना दिया हुआ है 2v, तो 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो v स्क्वायर m कैंसल आउट, तो देयरफॉर k1 रेज टू k2 इज इक्वल टू 1 रेज टू 4। इसको कई बार बच्चे क्या करते हैं, नीचे 4 बचा दिखते ही नहीं है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखते, सीधा 4 लिख देते हैं। तो भैया ऊपर ये डिनोमिनेटर वैल्यू है ना, न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो 1 लिखेंगे। 1 रेज टू 4 इज योर आंसर। समझ में आई बात। और कोई क्वेश्चन है इसमें? मुझे लग रहा है आप कंप्लीट है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 भी है, चलो वो भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 57 का सेकंड पार्ट, बोर्ड इज क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 57 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट, इसमें तो 3 पार्ट है A B C, तो थर्ड पार्ट C वाला। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, एक बॉल है जिसका मास है कितना 0.5 kg, शोज डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ, स्लोज डाउन नॉट शोज डाउन, स्लोज डाउन मतलब उसकी स्पीड जो है कम हो रही है, कहाँ से कहाँ, इनिशियल स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड है उसकी, फाइनल स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, स्लोज डाउन। Calculate the change in kinetic energy of the ball. State your answer giving proper units. State your answer giving proper unit देते हुए अपना आंसर दीजिए बोल रहा है। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। वेरी सिंपल है ना, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन में और कुछ गिवन है क्या, और कुछ नहीं गिवन है। चलिए और कुछ गिवन नहीं है। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ m की वैल्यू कितनी है 0.5 है ना, n की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो बच्चों किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है ना, तो वर्क डन के इक्वल होता है। तो v की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर। थ्योरी नहीं पढ़ के आए आप, वर्क डन के इक्वल क्यों होती है सर, थ्योरी पढ़ के आओ, ठीक है, तभी न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और u की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, ठीक। इसको ये 1/2, ये 0.5 को भी मैं 1/2 लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 माइनस 25 कितना आएगा -16 आएगा। तो ये 2 1 जा 2 8 जा, ये 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर विल बी -4 जूल। कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी जूल। एनर्जी जो है वो नेगेटिव कभी नहीं होती, पर वर्क डन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, है ना। तो वर्क डन हो सकता है, तो इसलिए आप मान लीजिए कि वर्क डन आया है, तो आप
काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा है आपसे तो आप क्या कर सकते हो, उसको पॉजिटिव में आंसर लिख सकते हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है, 4 जूल इज योर आंसर। बुक में भी आपको 4 जूल गिवन है। क्लियर है, समझ में आया 4 जूल क्यों लिखा हुआ है? सर हमारा नेगेटिव आ रहा था, आंसर तो पॉजिटिव दिया हुआ है, यही डाउट आ रहा होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है नेवर भी नेगेटिव, पॉजिटिव लिखना है आपको, पॉजिटिव करके आंसर लिखना। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और बचता है बच्चों, वो भी करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 58 का सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। इफ 784 जूल ऑफ वर्क डन गिवन इज दिस टाइम 784 जूल, ठीक है। वर्क वॉज डन इन लिफ्टिंग अ 20 kg मास जो है वो कितना है, 20 kg, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच इट वॉज लिफ्टेड, कैलकुलेट द हाइट फाइंड आउट करना है, वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फटाक से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो बच्चों। वर्क डन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, g की वैल्यू दी हुई है और हाइट फाइंड आउट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाइट के केस में वर्क डन जो है किसकी इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाता है, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, mgh। वेरी सिंपल, अब तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। m की वैल्यू 20 पुट कर दो, g की वैल्यू, अच्छा वर्क डन की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे पुट कर दो 784, ये 20, g की वैल्यू 9.8 और ये आपका h। अब h फाइंड आउट करना है तो बाकी सबको ट्रांसपोज कर दो, तो h इज इक्वल टू 784 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9.8। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो ये जीरो कैंसल आउट, इस 2 से इसको कैंसल आउट कर दो तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 392। मेरे ख्याल से ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 9 जा 36 हाँ चला गया 4 टाइम्स में। तो h इज इक्वल टू 4 मीटर इज योर आंसर। समझ में आया? तो यहाँ पे एसएन के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते बच्चों। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो यू कैन कमेंट। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए और आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं या कई बच्चों के स्टार्ट हो चुके होंगे। साइंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक, मुझे पता है। जिसका हो गया होगा तो कोई बात नहीं है, जिसका नहीं हुआ है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। और जिनके अच्छे, सब अपने अपने मार्क्स जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आएगा, सर हमारा ये रिजल्ट आया, हमारा ऐसा रिजल्ट आया, ठीक है। लेट मी चेक कि किसके अच्छे आते हैं और किसके गंदे आते हैं। अच्छे गंदे कुछ नहीं होता है बच्चों, मार्क्स होते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स मिलता है। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।